नए चैप्टर का नाम था बेटा पी ब्लॉक एलिमेंट्स, या हम इनको पी ब्लॉक के तत्व भी कहते हैं। वैसे तो मैं बताऊं, अगर आप आवर्त सारणी को देखते हैं तो वर्ग संख्या 13 से लेकर वर्ग संख्या 18 तक जितने भी एलिमेंट आपको मिलते हैं वो सारे के सारे पी ब्लॉक के ही तत्व हैं। लेकिन क्या है कि उन पी ब्लॉक के एलिमेंट्स में हर एक वर्ग को एक फैमिली की तरह, एक परिवार की तरह हम लोगों को पढ़ना होता है। जैसे वर्ग 13 के सदस्यों को हम कहते हैं वर्ग 13 फैमिली के सदस्य, कार्बन श्रेणी का सदस्य या 14वें वर्ग के तत्व। तो बेटा क्या है कि ऐसे ही परिवारों में से अगर देखा जाए तो पहला वर्ग 13 का परिवार एक है, एक वर्ग 14 का, एक 15 का, एक 16 का, 17 का और 18 का। लेकिन क्या है कि इंटरमीडिएट में आपको नाइट्रोजन फैमिली से एलिमेंट्स को पढ़ना स्टार्ट करना है, क्योंकि बोरान और कार्बन परिवार अर्थात वर्ग संख्या 13 और वर्ग संख्या 14 को क्लास 11th में पढ़ा जाता है। और इंटर में कहां से है पी ब्लॉक एलिमेंट्स? तो नाइट्रोजन फैमिली से। तो भैया नाइट्रोजन फैमिली से स्टार्ट होता है इंटर में से अगर देखा जाए पी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो भैया मैं क्या करता हूं, नाइट्रोजन फैमिली से स्टार्ट करता हूं और मैंने पहली हेडिंग भी लिख रखी है, या तो आपको नाइट्रोजन परिवार पढ़ना है ऐसा आप बोल सकते हो, या आप ऐसा बोल सकते हो कि आपको वर्ग 15 के तत्व पढ़ने हैं। अच्छा मैं स्टार्ट करता हूं, देखो कुछ बातें। सबसे पहले वर्ग 15 के सदस्यों के बारे में। सबसे पहली बात तो वर्ग 15 में से कौन कौन से सदस्य पाए जाते हैं? तो मैं देखो यहां लिखता हूं कि अगर आप कभी ढूंढने जाओगे कि वर्ग 15 में पाए जाने वाले तत्व कौन से हैं, वर्ग 15 में पाए जाने वाले तत्व, तो बेटा उन तत्वों में से सबसे पहला तत्व है नाइट्रोजन, फर्स्ट एलिमेंट है। इसके बाद अगर मैं बेटा देखता हूं तो दूसरा एलिमेंट है फास्फोरस, तीसरा एलिमेंट है आर्सेनिक, चौथा है Sb और पांचवा अगर देखा जाए तो है बिस्मथ। तो अगर कोई आपसे ऐसा पूछ देता है कि नाइट्रोजन फैमिली में या वर्ग 15 में कौन कौन से तत्व रखे गए हैं, तो वर्ग 15 में या नाइट्रोजन फैमिली में रखे हुए तत्वों के नाम है नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। वैसे तो आप इनको नॉर्मली ऐसे ही तैयार रखो, लेकिन अगर आप ऐसा लगता है सर जी ये हमको कठिन लगता है, शायद ये चारों एलिमेंट, पांचों एलिमेंट हम ढंग से याद ना रख पाएंगे, तो भैया थोड़ा सा इसको अपना आर्टिकल वाइज ऐसा देखो कुछ बना सकते हो नियम। क्या? नहीं पाया आसरा सभी, और बी आई को लिख सकते हो बीमारों ने। भैया इतनी भयंकर बीमारी चल रही है कि किसी ने भी आसरा नहीं पाया, तो नहीं किसको रिप्रेजेंट कर लेगा? नाइट्रोजन को। पाया पी फास्फोरस को रिप्रेजेंट करता है, आसरा एस को, सभी Sb, बीमार Bi बिस्मथ को। तो अगर आप चाहो तो ऐसा रख सकते हो, लेकिन बेटा मैं क्या सोचता हूं ये नियम तो कोई है नहीं, ये तो केवल ऐसा है कि जब आपको तत्व याद नहीं रहते आप उसका एक शॉर्ट फॉर्म बना लेते हैं, सर जी इस तरीके से मैं आसानी से याद कर लेता हूं। तो बेटा आप इसको ऐसे याद कर सकते हो। मेनली आपको क्या तैयार रखना है? नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और इसको कहते हैं बिस्मथ। अच्छा नाइट्रोजन फैमिली में से मैं अगर एक बात पर और चलूं तो मुझे एक बात और अच्छी अलग समझ में आती है कि इस फैमिली में केवल और केवल नाइट्रोजन एक ऐसा तत्व है जो गैसेस फॉर्म में है, गैसीय अवस्था में। अन्य सभी एलिमेंट जो आपको मिलते हैं वो सब सॉलिड फेस में होते हैं, ठोस अवस्था में होते हैं। तो मैं एक और बात इसमें से लिखता हूं, नाइट्रोजन एक गैसीय तत्व है, जबकि फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ कौन सी अवस्था में पाए जाते हैं? ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। तो भैया एक तो गुण हमको ये याद रख लेना है, अवस्था में पाए जाते हैं,
ये वाला गुण भी बहुत अच्छा काम करेगा। पूछ लेता है कभी कभी नाइट्रोजन का कोई एक ऐसा गुण बताइए जो केवल नाइट्रोजन में तो पाया जाता हो लेकिन उस परिवार के उस श्रेणी के अन्य सदस्यों में वो गुण ना पाया जाता हो। तो भैया गैसीय अवस्था में रहने का गुण, क्योंकि गैसीय अवस्था में रहने का गुण केवल और केवल नाइट्रोजन के पास है, अन्य किसी भी एलिमेंट के पास इस परिवार में गैसीय अवस्था में रहने का गुण नहीं है। एक और बेटा इस परिवार की देखो विशेषता मैं बता सकता हूं। क्या बता सकता हूं? इस परिवार को, परिवार का मतलब समझ रहे हो ना, इन सभी तत्वों के समूह को हम कहते हैं नाइट्रोजन फैमिली। तो इस परिवार को निकोजन परिवार के नाम से भी जानते हैं, निकोजन परिवार के नाम से भी जानते हैं। तो एक ये भी बात ध्यान रखना, कहता है हम इस परिवार को निकोजन परिवार के नाम से भी जानते हैं। इन सारे इस तत्वों को हम निकोजन तत्व भी कहते हैं। अब बात कर लेते हैं सर जी आखिर निकोजन क्यों इसको कहते हो? तो बेटा निकोजन का अर्थ होता है दम घोटने वाले पदार्थ। और ये बेटा जितने भी एलिमेंट्स हैं ये सारे के सारे एलिमेंट्स जो हैं वो दम घोटने वाले पदार्थ हैं। नॉर्मल से अगर मैं एक बात बताऊं कि वायुमंडल में मुख्य रूप से दो गैसों का मिश्रण है, एक नाइट्रोजन और एक ऑक्सीजन। कहोगे सर जी और भी कोई गैसें? बिल्कुल हैं, लेकिन मैंने कहा मुख्य रूप से दो गैसों का मिश्रण है। अगर बेटा यहां से ऑक्सीजन की वैल्यू को कम कर दिया जाए और केवल क्या बचे? नाइट्रोजन गैस, तो आप इस बात का अनुभव करोगे कि नाइट्रोजन गैस जो है वो दम घोटने वाली गैसों में से एक है। और क्योंकि ये सभी तत्वों का एक ही लगभग नेचर है कि ये सारे के सारे तत्व दम घोटने वाले हैं, तो दम घोटने वाले पदार्थों के कारण हमने इसका नाम क्या रखा है? निकोजन परिवार या निकोजन तत्व, आप इन तत्वों को बोल सकते हो। अभी एक नंबर पर और चलते हैं। ये तो हो गया बेटा वर्ग 15 के सदस्यों का थोड़ा सा परिचय। अब क्या करेंगे? वर्ग 15 के सदस्यों को पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के साथ। तो भैया अब मैंने हेडिंग डाल रखी है नेक्स्ट, कि अब हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। वैसे तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो बेटा आप लोगों ने पहले भी इसके पढ़ रखा है, मेरे ख्याल से क्लास 10 पर होते हैं आप, तब आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ा दिया जाता है। लेकिन हम लोग नाइट्रोजन फैमिली के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ते हैं और कुछ अच्छी सी बातें इनसे जानने की कोशिश करते हैं। बेटा सबसे पहले चलेंगे नाइट्रोजन को। तो भैया पहला एलिमेंट मैंने नाइट्रोजन रखा है, इसके बाद मैंने फॉस्फोरस रख दिया, इसके बाद मैंने रख दिया आर्सेनिक, इसके बाद मैंने रख दिया एंटीमनी और लास्ट में रख दिया है मैंने बिस्मथ को। तरीका देखो, इनके परमाणु क्रमांक जब तक नहीं पता है तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो दूर दूर तक कोई नहीं कर सकता है। भाई जब तक आप किसी तत्व का परमाणु क्रमांक नहीं जानते, आप उस तत्व के परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या नहीं जानते, जब इलेक्ट्रॉनों की संख्या नहीं जानते तो इलेक्ट्रॉनों का अरेंजमेंट कैसे जानोगे? क्योंकि इलेक्ट्रॉन के अरेंजमेंट को ही कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो भैया देखो परमाणु क्रमांक या तो भैया रट कर रख लो सबके, और नहीं तो मैं जो बता रहा हूं उसको सुनो भैया। नाइट्रोजन का केवल परमाणु क्रमांक तुमको याद रखने की जरूरत है कि 7 होता है। अब इसके बाद परमाणु क्रमांक कैसे निकलेंगे कि 7 में आपको 8 जोड़ देना है। फिर कैसे निकलेगा? आपको 2 बार 18 जोड़ देना है और लास्ट टाइम पे जोड़ देना है 32। मैं क्या बोलता हूं, पहली बार में कितना जोड़ना है? 8। फिर इसके बाद 2 बार कितना जोड़ना है? 18 और लास्ट में कितना जोड़ देना है? 32। हो गया भैया। मैं क्या बोलता हूं, या तो रट के रखो और नहीं तो मैं जो बोल रहा हूं उसको समझो अपना। तो 7 में 8 जोड़ दिया, कितना आया? 15। अब 15 में से अब इस बार 2 बार को 18 जुड़ेगा, तो जब 15 में पहली बार 18 जुड़ेगा तो भैया हो जाएगा 15 और 18 मिलकर होता है 33। और 33 में बेटा फिर से एक बार 18 और जोड़ेंगे, क्योंकि 2 बार मैंने कहा था। एक बार और 18 जोड़ोगे, 18 और 33 होता है 51। और लास्ट में बेटा कितना जोड़ना था? 32। तो 51 और 32 होता है 83 बिस्मथ। तो इस प्रकार से आप तत्वों के परमाणु क्रमांकों को भी ध्यान से रख सकते हो। और या मैं क्या बोलता हूं, रट लो भैया इनको।
क्योंकि परमाणु क्रमांक तो याद रखने ही पड़ेंगे। अच्छा, मैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करता हूं सबसे पहले नाइट्रोजन का, और नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो बेटा थोड़ा सा ध्यान रखना, 1s2 2s2, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन खर्च कर लिए ना, अभी 2p पर 3, 2 2 4 और 3 7। थोड़ा सा और ध्यान रखना, मैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास केवल इसलिए नहीं पढ़ा रहा हूं कि केवल आपको नाइट्रोजन का बता दिया हो गया। देखो मैं क्यों पढ़ा रहा हूं, आप कठिन से कठिन तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी कैसे समझ पाओगे। फास्फोरस का करते हैं बेटा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3। अब थोड़ा सा भी दिमाग अगर तुम लोगों ने यूज किया होगा, सोचो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास चला, जब इसकी अंतिम कक्षा आई तो इसकी अंतिम कक्षा में बेटा 2s2 था, 2p3 था। इसका भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास चला, जब अंतिम कक्षा आई तो बेटा 2 की जगह बस केवल कितना हो गया था, 3। देखो 2s2 था तो 3s2 हो गया, फिर 2p3 था तो यहां कितना हो गया, 3p3। क्या किसी व्यक्ति को इस बात का अंदाजा लग सकता है कि अगर वो आर्सेनिक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करे तो आर्सेनिक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर अंतिम कक्षा का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, 4s2 4p। समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूं। अच्छा, पूरे का दिखाना भी मत, क्योंकि हम यहां पढ़ाई करने आए, टाइम बर्बाद थोड़ी करने आए कि एक एक का लिखते घूमे। ये जो एक एक का लिखने वाला होता था ये बेटा सब क्लास 10th और फर्स्ट ईयर में छोड़ आए हम लोग। अब हम लोगों को केवल अरेंजमेंट का तरीका समझना है। बेटा इसका करोगे तो क्या आप कहां तक जाने वाला है, 5s2 और बेटा 5p3। क्या बोलते हो लास्ट वाले का कर पाओगे ना, कहां पे जाएगा, 6s2 6p3। इतना करने के बाद भैया हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सबके पढ़ लिए। अब कहोगे सर जी बीच वाला ठीक है, इतना ही लिखो। 83 का करोगे तो बहुत ज्यादा समय लग जाएगा और आपको तो एग्जाम में बहुत सारी चीजें बतानी पड़ेंगी। तो भैया ये हो गए इन तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। थोड़ा सा समझने वाली बात है, इसको ध्यान देना। क्या समझने वाली बात है, इसको भैया किसी भी तत्व के परमाणु में से 2 बातें तो बहुत पहले पढ़ रखी थी, नहीं पढ़ रखी है तो आज सुनो। किसी तत्व के परमाणु का आकार होता है गोलाकार, पहली बात ये ध्यान रखनी है। और ऐसा गोलाकार जानते हो ना, सबसे पहली बात तो गोलाकार और वृत्ताकार में अंतर समझ लो। गोलाकार का मतलब होता है फुटबॉल और वृत्ताकार का मतलब है आपकी कॉपी का एक पेज था, आपने उसको गोलाई में से काट लिया, ये हो गया वृत्ताकार। मैं समझ रहा हूं ना क्या बोल रहे हो भैया, जान पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं। तो इस चीज को बहुत ध्यान रखना, वृत्ताकार और गोलाकार दोनों में अंतर होता है। परमाणु वृत्ताकार नहीं बल्कि कैसा होता है, फुटबॉल के आकार का होता है तकरीबन, या बॉल के आकार का होता है। दूसरी चीज क्या ध्यान रखनी है, उस परमाणु के बीचों बीच वाले भाग को कहते हैं नाभिक, जहां रहता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और उस नाभिक के चारों ओर बहुत सारी वृत्तीय और दीर्घवृत्तीय कक्षाएं बनी होती हैं जिन पर चक्कर लगाते हैं इलेक्ट्रॉन। तो मैं अगर इसका फिगर बनाना चाहूंगा नाइट्रोजन का, देखो फिगर कैसे बनाएंगे। नाइट्रोजन का ये तो हो गया नाभिक, कहोगे सर जी एन लिख दिया, भैया पहचान तो हो जाएगी नाइट्रोजन की है। अच्छा, नाइट्रोजन के पास ये पहली क्लास है, ये दूसरी क्लास है। नाभिक का नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 कक्षाओं तक दी गया है। इसका मतलब नाभिक के चारों ओर 2 वृत्त के आकार की कक्षाएं होंगी। कहोगे सर जी वृत्त बनाओ, पूरा नहीं बनाएंगे, पूरा बनाएंगे तो बेटा जगह फिर बहुत ज्यादा चाहिए और हमारे पास जगह उतनी ज्यादा है नहीं। तो नाइट्रोजन का फिगर समझ जाओगे। नाइट्रोजन के चारों ओर बनी होती हैं 2 वृत्त के आकार की कक्षाएं। वैसे मुझे सर्कल पूरा कंप्लीट करना चाहिए, लेकिन क्योंकि अभी हम लोग समझ रहे हैं, हम लोगों ने पूरा सर्कल नहीं बनाया है। इसके बाद आ जाएंगे, कहोगे सर जी फास्फोरस का फिगर क्या होता है, तो ये भैया हो गया फास्फोरस का न्यूक्लियस नाभिक। और फास्फोरस के चारों ओर कितनी कक्षाएं होनी चाहिए, पहली, दूसरी और तीसरी। मतलब नाभिक के चारों ओर होनी चाहिए कितनी कक्षाएं, 3 कक्षाएं। अब इसके बाद आ जाते हैं आर्सेनिक पर। नाभिक हो गया और आर्सेनिक के नाभिक के चारों कितनी कक्षाएं, पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी। अब जल्दी से आ जाते हैं नेक्स्ट एलिमेंट पर, कौन सा है, Sb, एंटीमनी कहते हैं। तो Sb ये हो गया नाभिक, और नाभिक के चारों ओर पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी और 5वीं कक्षा हो गई। हालांकि ये कक्षाएं पूर्ण वृत्त के फॉर्म में होंगी, लेकिन अभी एक ही तरफ समझो, जगह ज्यादा ना लग जाए।
लास्ट में चलते हैं, बिस्मथ परमाणु क्रमांक 83 होता है, मैं यहां लिखे देता हूं। देखो ये हो गया बिस्मथ का नाभिक। नाभिक के चारों कितनी कक्षाएं बनानी चाहिए? 6। पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी और छठवीं। नाभिक के चारों ओर बनी कक्षाओं से एक चीज का अंदाजा तो पहले से हो जाता है कि भैया अगर इसमें नाभिक के चारों ओर 2 कक्षाएं बनी है तो नाइट्रोजन की त्रिज्या केवल इतनी है। भाई ये पूरी कक्षा कैसी होगी? वृत्त के आकार की होगी। और नाभिक के चारों, क्योंकि 2 कक्षाएं, त्रिज्या कम है, तो इसका आकार भी कैसा होगा? छोटा। इस पे नाभिक के चारों कक्षाएं कितनी हैं? 3। तो सोचो नाभिक से बाहरी कक्षा के बीच की दूरी भी कैसी रहेगी? अधिक। अगर नाभिक से बाहरी कक्षा के बीच की दूरी अधिक रहेगी तो बेटा इसकी त्रिज्या ज्यादा है। त्रिज्या ज्यादा है, इसका मतलब इसका आकार भी कैसा होगा? बड़ा। क्योंकि किसी भी परमाणु का आकार डिपेंड करता है उसकी त्रिज्या पर। भाई त्रिज्या ज्यादा तो आकार ज्यादा, आकार ज्यादा आयतन ज्यादा। अच्छा, इनमें से तुमको अगर सभी आकारों को पढ़ना पड़े, क्या लगता है सबसे छोटे आकार का परमाणु इस फैमिली में से कौन है? सबसे बड़े आकार का परमाणु इस फैमिली में से कौन है? बिस्मथ। क्योंकि इसके चारों ओर नाभिक में से तो 6 क्लासें बनी हुई हैं और 6 कक्षाएं जो होती हैं बड़े आकार के परमाणु को बनाकर तैयार करती हैं। तो एक काम करते हैं, इसको जल्दी से नोट करते हैं और फिर पढ़ते हैं कि इस फैमिली में तत्वों के गुणों का चेंज में कैसे होता है, अर्थात आकार कैसे बदलते हैं। जल्दी से इसको नोट कर लेते हैं। जब भी आवर्त सारणी को कभी तुम देखोगे, आवर्त सारणी में वर्ग 15 के सदस्यों को देखोगे तो ऊपर से नीचे इस क्रम में लिखे होंगे: नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। तो सबसे पहले तो बताना होता है कि आवर्त सारणी के किसी आवर्त में अगर ऊपर से नीचे चलें तो परमाणुओं के आकार में क्या परिवर्तन होता है। तो आप सबसे पहले बताओगे नाइट्रोजन के फैमिली में अगर हम ऊपर से नीचे चलते हैं तो नाइट्रोजन परिवार के तत्वों के आकार, चाहे आप परमाणु का आकार कह दो, चाहे आप परमाणु को क्या कह दो? त्रिज्या, और चाहे आप बोल दो परमाणु का आयतन, ये तीनों ही चीजें एक ही बात को रिप्रेजेंट करती हैं और आपको बताना है ऊपर से नीचे आने पर इनके मान क्या होते हैं। अच्छा, कोई पूछ लेता है रीजन क्या है, बता पाओगे? देखो रीजन क्या बताना है, क्योंकि ऊपर से नीचे आने पर प्रत्येक तत्व में एक अतिरिक्त कक्षा सम्मिलित है और अतिरिक्त कक्षा के सम्मिलित होने के कारण परमाणु का आकार क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। तो पहली बात तो ये लिख के दिखाते हैं। देखो भैया यहां से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि अच्छी बात है, स्टार लगा के लिख देते इस बात को। वर्ग 15 में ऊपर से नीचे की ओर आने पर तत्वों में लगातार एक अतिरिक्त कक्षा बढ़ जाती है। तत्वों में लगातार एक अतिरिक्त कक्षा। अतिरिक्त कक्षा का मतलब समझ पा रहे हो? नाइट्रोजन में से 2 कक्षाएं थी, लेकिन जैसे फास्फोरस को पढ़ा तो उसमें एक अतिरिक्त कक्षा बढ़ गई, कितनी हो गई? 3। और जैसे उससे भी नीचे आर्सेनिक पढ़ा तो एक और अतिरिक्त कक्षा बढ़ गई, 4। तो कहता है लगातार अतिरिक्त कक्षाएं बढ़ जाती हैं, जिससे तत्वों के आकार भी बढ़ने लगते हैं। बेटा आप, मैं फिर से दोबारा रिपीट कर दूं, चाहे आकार कह दे, चाहे परमाणु त्रिज्या कह दे या परमाणु का आयतन, एक ही बात, तत्वों के आकार बढ़ने लगते हैं। लेकिन बेटा बात यहीं से खत्म नहीं होने वाली है। अब कहेगा सर जी बात अब यहां से खत्म नहीं होगी तो क्या करेंगे? बेटा कभी कभी हम लोगों से यह भी पूछ लेता है कि वर्ग 15 के जो तत्व आप पढ़ रहे हैं, इनकी परमाणु की जो त्रिज्या है या परमाणु का जो आकार है वो वर्ग 14 की तुलना में कैसा होता है और वर्ग 16 की तुलना में कैसे होता है। देखो मैं बताऊं, 15 का कंपेयर करेगा तो 14 और किससे करेगा? 16 से।
अगर वर्ग 14 का कंपेयर करता तो किससे करता? 13 से और 15 से, अपने अगल बगल वालों से करेगा। तो एक बात याद रखो, लेफ्ट टू राइट जाने पर परमाणुओं का आकार सदैव घटता है। अगर ये बात तैयार रख लेते हो ज्यादा अच्छा है कि अगर आप कभी भी आवर्त सारणी में लेफ्ट टू राइट जाएंगे, परमाणु का आकार क्या हो जाएगा? घटेगा। तो मैं देखो ऐसे भी लिख सकता हूं, अगर आप लोग अच्छे ढंग से समझने की कोशिश करूं। इसका मतलब है लेफ्ट टू राइट जाने पर आकार में क्या होती है? कमी। भाई डाउन एरो बना दिया तो कमी होती है, वृद्धि होती तो मैं एरो ऊपर की ओर बना देता, बन जाता। तो इस बात को समझेंगे अगर तो देखो कैसे जवाब दे सकते हैं। वर्ग 15 के तत्वों का आकार वर्ग 14 के तत्वों के परमाणुओं से छोटा होता है, लेकिन वर्ग 16 के तत्वों के परमाणुओं से बड़ा होता है। भाई अगर सोचो, इसका आकार सबसे बड़ा होगा, इनका उससे छोटा और उससे भी छोटा। तो नाइट्रोजन फैमिली जो है इसका आकार कार्बन की फैमिली के तत्वों से छोटा होगा, लेकिन ऑक्सीजन की फैमिली के तत्वों से बड़ा होगा। तो एक लाइन में ये बेटा बात जरूर बता देना, क्योंकि फैमिली के विषय में भी ऐसे क्वेश्चन पूछता है। तो भैया ये बात बताएंगे, अच्छा चाहे आप इसको नाइट्रोजन फैमिली के तत्व कह दो और चाहे आप इनको क्या कह दो, वर्ग 15 के तत्व, तो मैं वर्ग करके लिख देता हूं इसको। तो इस बात को भी सेकंड नंबर पे लिखेंगे। वर्ग 15 के तत्वों का आकार वर्ग 14 के तत्वों से छोटा परंतु वर्ग 16 के तत्वों से बड़ा होता है। बड़ा होता है। तो एक तो भैया ये वाली बात ध्यान रखना है। अच्छा इसमें से एक अर्थ ऐसा भी समझ सकते थे कि कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में नाइट्रोजन का जो आकार है कार्बन से तो छोटा है, लेकिन बगल में रखे हुए ऑक्सीजन से बड़ा है। लेकिन ध्यान रखने वाली बात है, आप जब कंपेयर करोगे तो सामने एलिमेंट का कार्बन की तुलना आर्सेनिक या कार्बन की तुलना फास्फोरस से नहीं की जा सकती है। क्यों नहीं की जा सकती? क्योंकि ना तो इनके दोनों के आवर्त सेम है, ना इनके वर्ग सेम है। पहली लाइन के तत्वों की तुलना पहली ही लाइन के तत्वों से की जा सकती है, दूसरे लाइन के तत्वों की तुलना दूसरे। भैया क्या है कि तुलना का भी अपना एक नियम है। कंपेयर भी तभी होती है जब दोनों में कुछ गुण समान पाए जाएं। किसी व्यक्ति की तुलना दीवार से नहीं की जा सकती है, व्यक्ति की तुलना व्यक्ति से की जा सकती है, और दीवार की तुलना दीवार से की जा सकती है। लेकिन अगर व्यक्ति की तुलना दीवार से करने लगे तो यार ये तो दोनों ही कंपेयर जो है बिल्कुल सही नहीं है। तो कंपेयर भी करते हैं जब दोनों में कुछ समानताएं पाई जाएं। तो इन दोनों में समानताएं क्या है इन तीनों में? कि ये तीनों एक ही आवर्त के तत्व हैं। इसलिए कंपेयर कार्बन नाइट्रोजन से ऑक्सीजन का हो सकता है, सिलिकॉन फास्फोरस और सल्फर का हो सकता है, जर्मेनियम आर्सेनिक और सेलेनियम का हो सकता है, या कंपेयर ऊपर से नीचे आप कर सकते हो। तो इस बात को विशेष ध्यान रखने वाली बात है। और एक ध्यान रखने की चीज क्या है, इस बात को तो मैं नोट में लिखूंगा, और नोट वाली बात पहले समझते हैं बाद में लिखते हैं। देखो नोट वाली बात क्या है भैया, हमारे पास एक एलिमेंट है, कोई भी एलिमेंट है, मैंने मान रखा है सोडियम। सोडियम का कोई व्यक्ति परमाणु क्रमांक जानता है? 11। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2,8, अच्छा क्या कहते हो, सोडियम में नाभिक के चारों ओर कितनी कक्षाएं हैं? 3। ध्यान रखना इस बात को। तो ये हो गया सोडियम का नाभिक, और नाभिक पर होता है धनावेश, और नाभिक के चारों ओर कक्षाएं कितनी होती हैं? 3। लेकिन सोडियम ने किया क्या है? सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया है, -1 इलेक्ट्रॉन। -1 इलेक्ट्रॉन का मतलब जानते हो, एक इलेक्ट्रॉन कम कर दिया। अच्छा इलेक्ट्रॉन कम कर दोगे तो बेटा सोडियम पर आवेश कैसा जाता है? प्लस।
अच्छा, एक इलेक्ट्रॉन त्याग देने का मतलब है एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, तो एक इलेक्ट्रॉन कौन सी क्लास पे था? तीसरी। ये तो जानते हो ना? कैसे जानते हो? देखो, नहीं जो बच्चे जानते उनके लिए। 2 का मतलब है नाभिक के चारों जो पहला छल्ला बना है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। 8 का मतलब नाभिक के चारों जो दूसरा छल्ला बना है यहां कितने इलेक्ट्रॉन है? तीसरा छल्ला का मतलब नाभिक के चारों जो तीसरा छल्ला बना है वहां 1 इलेक्ट्रॉन है, और वही 1 इलेक्ट्रॉन तो तुमने निकाल दिया है। और निकाल दिया है तो बेटा अब सोडियम में से नाभिक है, और नाभिक के चारों ओर कितने केवल छल्ले बचे हैं? अच्छा, तीसरा छल्ला क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन नहीं, क्लास नहीं। इलेक्ट्रॉन होगी तो उसकी क्लास मानी जाएगी, इलेक्ट्रॉन नहीं तो क्लास मानी नहीं जाएगी। अर्थात अब नाभिक के चारों ओर पहली कक्षा में तो 2 ही इलेक्ट्रॉन हैं, और दूसरी कक्षा में 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 इलेक्ट्रॉन है। लेकिन तीसरी क्लास पूरी तरीके से गायब हो गई है, क्योंकि वहां का इलेक्ट्रॉन तो निकल गया है। तो किसी परमाणु की अपेक्षा अगर उसके आयन की कंपेयर करने लगे कि बताओ परमाणु और आयन के आकार में से किसका आकार बड़ा होता है, किसका आकार छोटा होता है, तो तुमको ध्यान रखना है। इसको देखो जरा यार, पहले तो ये बताओ सोडियम के परमाणु का आकार बड़ा है कि सोडियम के आयन का आकार बड़ा है? सोडियम के परमाणु का। तो इस बात को विशेष ध्यान रखना है कि अगर कोई भी तत्व ऐसा है जो धनायन बनाता है, कैसा बनाता है? तो धनायन का फिर आकार छोटा होता है परमाणु की अपेक्षा। याद रखोगी इस बात को, किसी भी तत्व के धनायन का आकार अपेक्षाकृत छोटा होता है उसके परमाणु से, या आप कह सकते हैं परमाणु का आकार बड़ा होता है उसके धनायन से। लेकिन कभी कभी क्या होता है बेटा, ये बात सभी जगह लागू नहीं होती है, कहीं कहीं तो बात ये लागू भी नहीं होने वाली है। कब लागू नहीं होगी उसके लिए भी एक एग्जाम्पल देखते हैं। ये देखो लाइन खींच दी, और लाइन केवल इसलिए खींची गई है कि एग्जाम्पल एक हो सके। एक तत्व और मेरे पास है क्लोरीन। क्या कोई व्यक्ति क्लोरीन का परमाणु क्रमांक जानता है? बिल्कुल सही है कि 17 है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2,8,7। बेटा इस क्लोरीन में अब इस बार एक इलेक्ट्रॉन त्यागा नहीं है, बल्कि इलेक्ट्रॉन क्या है? क्योंकि देखो ग्रहण क्यों किया, एक बार मैंने इलेक्ट्रॉन को त्यागते हुए धनायन के आकार की तो कंपेयर करके तुमको सुना दिया, लेकिन जरूरी है कि एक बार ऋणायन का भी आकार का तो कंपेयर किया जा सके। तो इस बार क्लोरीन ने एक अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया है। प्लस इलेक्ट्रॉन का मतलब मैंने इस क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ जोड़ दिया, इसको दे दिया, इसको ग्रहण करवा दिया। अच्छा, क्लोरीन को इलेक्ट्रॉन देने पर Cl पर कैसा चार्ज आ जाता है? माइनस आ जाता है। और माइनस चार्ज आ जाने पर बेटा इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाता है 2,8, ये जब त्याग रहा था तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया था 2,8, क्योंकि एक तो इलेक्ट्रॉन निकल गया था। अच्छा बताओ, नाभिक के चारों ओर इसमें से कितनी क्लासें बनानी होंगी? नाभिक 1, 2, इसमें नाभिक के चारों ओर 1, 2। अब कुछ के दिमाग में ये बात आ जानी चाहिए, जैसे हम पूछेंगे कि इसका आकार बड़ा होगा, कुछ बच्चों के दिमाग में तो पहले पता है, कुछ लोगों को ऐसा नहीं है, लेकिन कुछ बच्चों को अभी नहीं पता है कि सर जी क्योंकि दोनों में क्लासेस सेम है, 3 कक्षाएं इसमें भी है, 3 कक्षाएं इसमें भी हैं, तो क्या दोनों का आकार बराबर होना चाहिए? भैया इसका आंसर है कि दोनों का आकार बराबर नहीं होगा किसी भी कीमत पर। अच्छा, दोनों का आकार क्यों किसी कीमत पे बराबर नहीं होगा, इसको 1 मिनट में समझ लेते हैं। बेटा ध्यान देने वाली बात है, इस क्लोरीन के नाभिक में तो प्रोटॉन 17 ही है, इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 17। 17 प्रोटॉन सारे इलेक्ट्रॉनों को अंदर की ओर खींच रहे हैं, और ये 17 इलेक्ट्रॉन परमाणु की कक्षाओं को कहां खींच रहे हैं? बाहर की ओर। भैया अगर नाभिक किसी परमाणु का नाभिक किसी परमाणु का कक्षाओं के आकार को घटाना चाहता है, तो इलेक्ट्रॉन कक्षाओं में उपस्थित रहकर कक्षाओं के आकार को क्या करना चाहते हैं? सोचो, इसमें 17 प्रोटॉन अंदर हैं, 17 इलेक्ट्रॉन बाहर हैं। सोचो, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों बराबर शक्ति से खींच रहे हैं। अब इस पर आ जाओ, प्रोटॉन थोड़ी तुमने ग्रहण किए यार, प्रोटॉन तो अभी भी 17 होंगे, इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? अगर इलेक्ट्रॉन 18 हैं तो नाभिक में पहुंचे 17 प्रोटॉन और उसकी बाहरी कक्षाओं में उपस्थित 18 इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन का पलड़ा कैसा है? भारी। तो इलेक्ट्रॉन का कार्य कैसा रहेगा? ज्यादा। और इलेक्ट्रॉनों का कार्य क्या है? नाभिक के चारों ओर बनी कक्षाओं को फैलाना।
और जब नाभिक के चारों बनी कक्षाओं को फैलाएगा, इनमें से दोनों में से पूछेगा कौन ज्यादा फैलाएगा, भैया फैलाएंगे तो दोनों, यहां के 17 इलेक्ट्रॉन फैलाएंगे नाभिक के बाहरी कक्षाओं का आकार, और यहां पर 18 इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर बनी कक्षाओं के आकार को बढ़ाएंगे। तुमसे पूछे 17 ज्यादा काम करेंगे कि 18 ज्यादा काम करेंगे, 18 ज्यादा काम कर जाएंगे, तो आकार फिर किसका बड़ा हो जाएगा इस बार, ऋणायन का। अच्छा, बस इतनी बात मैं पूछता हूं अपने मन से, क्या तुमको यह पता है कि जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन को त्याग देता है उस पर धनावेश क्यों आता है? ऐसा अंदाजा है तुम लोगों को? यह जनरल सी बात है, देखो सारे बच्चों ने पढ़ रखा है और ज्यादातर बच्चों ने तो रट भी रखा है कि भैया इलेक्ट्रॉन त्यागेगा धनावेश आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा ऋणावेश आ जाएगा। लेकिन क्या तुमको वास्तविकता में इस बात का अंदाजा है कि इलेक्ट्रॉन त्याग देगा तो पॉजिटिव चार्ज ही क्यों आएगा? देखो सुनो इसको, और इस बात की चर्चा होगी इस एरिया पर। देखो, अच्छा बेटा बताओ, सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 का मतलब ये होता है इसमें इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं, 11, और प्रोटॉन भी कितने हैं। ये तो सभी लोग जानते हैं इलेक्ट्रॉन पर आवेश कैसा होता है, ऋण, और प्रोटॉन पर आवेश कैसा होता है, धन। समझ गए इस बात को? अगर दोनों में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन आपस में बराबर होते हैं तो 11 ऋणावेश प्रोटॉनों के 11 धनावेश के प्रभाव को क्या कर देगा, समाप्त। कहोगे सर जी क्यों समाप्त करेगा? क्योंकि जितना आवेश इलेक्ट्रॉन पर होता है उतना ही आवेश बशर्ते विपरीत होता है। तो बराबर आवेश ऋणावेश है, उतना ही बराबर धनावेश है। ये दोनों एक दूसरे के प्रभाव को खत्म कर देंगे और आवेश की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। तभी तो मैंने सोडियम पर कोई भी चार्ज नहीं लगाया था उस समय। सोचो अब अगर एक इलेक्ट्रॉन मैं निकाल दूं इलेक्ट्रॉन के निकलने पर, कितने इलेक्ट्रॉन के निकलने पर? भैया एक इलेक्ट्रॉन सोडियम निकालता है इसलिए एक ही इलेक्ट्रॉन की बात करें, दो की कहोगे दो वाली भी बात बता देंगे। अच्छा बताओ, सोडियम ने अगर एक इलेक्ट्रॉन निकालेगा, जल्दी से बताओ सोडियम पर इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? क्योंकि एक तो निकाल दिया ना, हटा दिया। प्रोटॉन अभी भी कितने हैं? अच्छा ये बताओ, 10 इलेक्ट्रॉनों पर जितना आवेश है वो 10 प्रोटॉनों के उतने आवेश को तो खत्म कर सकता है, लेकिन अभी भी एक प्रोटॉन का अतिरिक्त आवेश बचने वाला है। एक प्रोटॉन पर उपस्थित आवेश को इकाई आवेश मानते हैं। तो क्योंकि 10 इलेक्ट्रॉन 10 प्रोटॉनों के आवेश को खत्म कर देगा, लेकिन एक प्रोटॉन का आवेश बचेगा ना, तो प्रोटॉन पर कैसा आवेश बचेगा, धनावेश। इसीलिए जब एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया गया, सोडियम पर पॉजिटिव चार्ज लगाया गया है, क्योंकि अब प्रोटॉन की अमाउंट एक ज्यादा है, एक एक्स्ट्रा है, किसकी अपेक्षा, इलेक्ट्रॉनों की अपेक्षा। समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? सेम चीज आ जाते हैं इलेक्ट्रॉनों पर, तो क्लोरीन पर। तो क्लोरीन के लिए हम बात यहां करने वाले हैं। अच्छा बताओ, क्लोरीन पर क्रमांक 17 का मतलब है इस पर 17 इलेक्ट्रॉन है जो निगेटिव चार्ज बना रहे हैं, और 17 प्रोटॉन है जो पॉजिटिव चार्ज बनाने की कोशिश में लगातार लगे हुए हैं। लेकिन अब इस बार तो पोजीशन अलग है कि आपने इलेक्ट्रॉन को त्यागा नहीं, बल्कि इलेक्ट्रॉन को क्या किया है, ग्रहण। अच्छा ग्रहण करने पर हुआ क्या होगा, मैं लिखे देता हूं यहां, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने, अगर एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा तो बेटा इलेक्ट्रॉन 17 थे, अब इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 18। लेकिन ध्यान देने वाली बात है, प्रोटॉन तो अभी भी 17 है, क्योंकि प्रोटॉन थोड़ी तुमने ग्रहण करवाया है, तुमने तो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करवाया है। तो बेटा जरा ध्यान से देखो, 17 जो प्रोटॉन होंगे वो 17 इलेक्ट्रॉनों के प्रभाव को, उसके आवेश को तो समाप्त कर सकते हैं। लेकिन क्या इसको देखने से ये नहीं लगता कि एक इलेक्ट्रॉन का आवेश अभी भी एक्स्ट्रा बच जाएगा? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन का आवेश बचेगा। इलेक्ट्रॉन पर कैसा आवेश होता है, निगेटिव। भैया मैंने निगेटिव चार्ज लिख रखा है कि इसमें एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है और उसी का आवेश ये रखा हुआ है। अच्छा ध्यान देने वाली बात, अगर ये 2 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाते, 19, और प्रोटॉन कितने रहते, 17। तो 17 प्रोटॉन 17 इलेक्ट्रॉनों के आवेश को तो समाप्त करते, लेकिन इस बार 2 इलेक्ट्रॉनों का अतिरिक्त आवेश बढ़ जाता, और 2 इलेक्ट्रॉनों का अतिरिक्त आवेश बढ़ने के कारण हम इस पर या तो डबल माइनस चार्ज लगा देते या 2 लिखने के बाद माइनस चार्ज लगा देते कि 2 अतिरिक्त ऋणावेश इस पर है। इन सबको छोड़कर एक बात और, क्या परमाणु के अंदर केवल इतनी ही हिम्मत है
कि वह इलेक्ट्रॉनों को ही त्याग और ग्रहण कर सकता है, प्रोटॉनों को त्याग और या ग्रहण नहीं कर सकता। तो बेटा प्रोटॉनों को त्यागना और ग्रहण करना नॉर्मली किसी एलिमेंट के बस की बात, ये केवल और केवल एक ही प्रकार के एलिमेंट कर सकते हैं जिन्हें हम रेडियो एक्टिव एलिमेंट कहते हैं। तो बेटा नॉर्मल प्रक्रियाओं में भाग कौन लेता है? इलेक्ट्रॉन। नाभिकीय प्रक्रियाओं में भाग कौन लेता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। भैया तब नाभिक काम में आता है। केवल साधारण प्रोसेस में आप इलेक्ट्रॉन का ही आवागमन करवा सकते हो। साधारणतः प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का आवागमन नॉर्मली फॉर्म में आप नहीं करा सकते। इस बात को विशेष ध्यान रखना है। हाँ, अरे यार मैं वो बात लिख रहा था, क्या लिख रहा था सुनो पहले, फिर मैं लिखा दूंगा। किसी भी तत्व के परमाणु का जो आकार होता है उसके धनायन से तो बड़ा होता है, लेकिन किसी तत्व के परमाणु का आकार जो होता है उसके ऋणायन से कैसा होता है? छोटा होता है। लिखने के लिए मैं ये निशान भी लगा देता हूं, देखो। लेकिन यहां से काम नहीं चलेगा, हम लोगों को यहां पर भी तो लिख कर आने पड़ेगा। तो मैं आकार की बात बता देता हूं, देखो इसमें से किसी तत्व का परमाणु, किसी तत्व के परमाणु का आकार किसी तत्व के परमाणु का आकार उसके धनायन से बड़ा होता है। तो कोई भी तत्व होगा उसका आकार जो होगा धनायन से कैसा होगा? बड़ा। मैंने देखो कैसे लिख लेते हैं इसको। मैंने मान लिया एक तत्व है ए, इसका जो आकार है वो बड़ा है उस ए तत्व के कैसे आयन से? धन आयन से। और यार ऋणायन वाली बात भी तो बतानी है कि तत्व का आकार जो होता है वो ऋणायन के आकार से कैसा होता है? छोटा। तो ये भी लिख लेते हैं इसके बाद। जबकि किसी तत्व के परमाणु का आकार उसके द्वारा बनाए गए ऋणायन से छोटा होता है। ऋणायन से छोटा होता है। अच्छा, इसको ऐसे भी लिखना चाहें, ये तत्व का परमाणु है, ये उस तत्व का क्या है? ऋणायन। इनमें से ऋणायन का आकार कैसा होगा? बड़ा होगा। तो एक काम करेंगे बेटा, इसको जल्दी से नोट करते हैं और फिर अगले आर्टिकल या अगले गुण पर चलते हैं। भाई ये परमाणु त्रिज्या, परमाणु का आकार तो तुमने जान लिया, लेकिन अब चलते हैं किसी अगले गुण को पढ़ते हैं। नोट करो जल्दी से इसको। तो नाइट्रोजन परिवार के अगले गुण पर आ जाते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है, आयनन विभव। इसको आयनन ऊर्जा भी कहते हैं, इसका एक और नाम है आयनाइजेशन एंथैल्पी। अच्छा, इन सब चीजों से पहले मैं एक बात बताना चाहूंगा। एक हेडिंग आती है या एक आर्टिकल आता है आयनीकरण। तो अभी बात करेंगे सर जी वो आयनीकरण आखिर है क्या चीज? आयनीकरण बेटा एक ऐसी प्रक्रिया है या एक ऐसी घटना है जिसमें आप किसी परमाणु से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देते हो। अब आप किसी परमाणु से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए आप क्या कर सकते हैं? आप परमाणु के इलेक्ट्रॉन को दे सकते हैं ऊर्जा। अब बात ये आ जाती है कि सर जी परमाणु है, देखो इधर ये है परमाणु का नाभिक और ये है परमाणु के चारों ओर बनी बहुत सारी कक्षाएं। सर जी ने कहा कि परमाणु की कक्षाओं में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। मैंने मान लिया एक इलेक्ट्रॉन यहां लास्ट सेल पर भी चक्कर लगा रहा है। अंदर भी इलेक्ट्रॉन बहुत सारे चक्कर लगाते होंगे, लेकिन लास्ट सेल पर एक चक्कर लगा रहा है इलेक्ट्रॉन। और जब भी हम कभी किसी इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे तो इलेक्ट्रॉन सबसे पहले निकलता है परमाणु की सरफेस से, सतह से।
अच्छा, अगर नाभिक में बहुत सारी कक्षाएं बनी है तो सतह सबसे कौन सी मानी जाएगी? बाहर की कक्षा को। भाई वही सतह है, आउटर सरफेस। अगर बात करेंगे तो उसी बाहरी कक्षा को ही आउटर सरफेस बोलेंगे। तो कहते हैं अगर इस इलेक्ट्रॉन को निकालना पड़े तो आयनीकरण करवाना पड़े तो हमें इलेक्ट्रॉन को निकालना होगा, और उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए परमाणु के उस इलेक्ट्रॉन को देनी होगी ऊर्जा। तो हम इस इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा देना चाहते हैं। हाँ, एक और बात समझ लीजिए कि ऊर्जा ये कैसे कैसे दी जा सकती है। बेटा ऊर्जा को देने के बहुत माध्यम है। परमाणु को पीट करके, उसे गर्म करते हुए, उसे आपस में रगड़कर, या उसे प्रकाश में रखकर। किसी भी परमाणु के में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को तो ऊर्जा विभिन्न माध्यमों से दी जाती है, लेकिन बेटा जब हम परमाणु को एनर्जी दे रहे होंगे तो एनर्जी वो परमाणु के अंदर के इलेक्ट्रॉनों को नहीं मिलेगी, वो केवल बाहर के ही इलेक्ट्रॉनों को मिलेगी। ये कैसे पता चलेगा? भाई कोई भी ये भी तो कोई बोल सकता है सर जी अंदर के इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दे दो। तो भैया पहले आपको ये कंफर्म कर दूं कि इलेक्ट्रॉन को अगर एनर्जी मिलेगी, सबसे पहले एनर्जी मिलेगी आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को। उसके अंदर के इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी तो बाद में मिलने वाली है। जैसे ये एक इलेक्ट्रॉन इस क्लास में भी चक्कर लगा रहा है, वैसे तो इसमें बहुत इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएंगे, 8 कम से कम लगाएंगे, क्योंकि दूसरी कक्षा है। तो कहते हैं सर जी आखिर हम इलेक्ट्रॉन देना चाहेंगे तो कहीं ऐसा गड़बड़ नहीं हो जाएगा कि इलेक्ट्रॉन हम देने चले इस लास्ट वाले को और इलेक्ट्रॉन से एनर्जी टकरा गई आके यहां से, तो इलेक्ट्रॉन तो फिर पहले यही उछल के बाहर आ जाएगा। लेकिन बेटा ऐसा कभी नहीं होता। जब भी एनर्जी मिलती है तो सबसे पहले एनर्जी मिलती है आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को। बात आएगी सर जी ये आखिर इसको एनर्जी देखो, सर जी ने तो ऐसा चित्र बनाया है, पहला देखो तीर का निशान, ये एनर्जी आएगी तो इस इलेक्ट्रॉन को मिल जाएगी, लेकिन ये एनर्जी आएगी तो क्या इस इलेक्ट्रॉन को मिल पाएगी? हमको देखने से लग रहा है कि ये एनर्जी तो इस इलेक्ट्रॉन को मिल पाएगी। तो बेटा मैं बता दूं आपको कि एनर्जी का फॉर्म चाहे जिधर से आ रहा हो, किसी भी डायरेक्शन से आ रहा हो, लेकिन बेटा एनर्जी आपको देनी है सबसे पहले आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को ही, या आप एनर्जी चाहे जिस ओर से भेजो, एनर्जी को ग्रहण सबसे पहले वही करेगा। अब क्यों ग्रहण करेगा? अगर इसको सुनना चाहते तो सुनो थोड़ी देर। नाभिक के चारों ओर जो कक्षाएं होती हैं उन पर उपस्थित इलेक्ट्रॉनों का जो वेग होता है वो बहुत तेज होता है, एक बहुत तीव्र वेग से चलती हैं इलेक्ट्रॉन, चलते हैं। पूछता है कैसे वेग से? लगभग प्रकाश के वेग से। इतने तेज इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। अब मैं एक एग्जांपल तुमको बताता हूं चक्कर लगाने में। अगर आपके पास कोई पंखा है, जानते हो टेबल फैन या सीलिंग फैन है आपके यहां, और उसको बहुत धीमे चलाया जाए, बिल्कुल धीमे चलाया जाए, और फिर आप एक पत्थर ले लो और उस पत्थर को वहां फेंक कर मारो पंखों पर, ज्यादातर चांस ऐसे रहेंगे कि अगर आपने ध्यान से फेंक कर मारा है तो आप उस पत्थर को उन पंखों के बीच में से निकाल के पीछे भेज सकते हो। लेकिन अब मैंने क्या कर रखा है, उसी पंखे को हाई स्पीड में चला रखा है। ऐसा पंखा लाए बहुत तेज स्पीड में चलता है, तकरीबन 3-4 हजार राउंड पर मिनट चलता है। वैसे तो 1200-1300 आरपीएम के आते हैं, लेकिन ऐसे मान लेते 3-4 हजार आरपीएम का पंखा है राउंड पर मिनट, जो एक ही मिनट में 3-4 हजार चक्कर लगा देता है। अब अगर आपसे मैं कहूं कि आप वही पत्थर ले लो और इस पे पंखे पर मारो ताकि इसको पार कर जाए ईंट, आप ज्यादातर चांस इस बात के पाओगे कि आपका जो पत्थर है उसी पंखे पर टकरा जाएगा। सेम उसी प्रकार इलेक्ट्रॉन की भी स्पीड इतनी तेज होती है कि इलेक्ट्रॉन लगभग एक ही समय में, एक ही क्षण में पूरी सरफेस पर चक्कर लगाता रहता है, एक ही क्षण में पूरी सरफेस पर चक्कर लगाता है। तो पार्टिकल उस क्षण में कि सरफेस के किसी भाग पर आ जाए, एनर्जी उस क्षण में इस पूरी सरफेस के किसी भाग पर आ जाए, लेकिन इस पार्टिकल का इलेक्ट्रॉन का चक्कर इतनी तेज है कि आपको वो इलेक्ट्रॉन उस पोजीशन पर मिलेगा। जैसे मैं क्या बताता हूं, तुमने एक पुराने फाइटर का नाम सुना होगा, किसी भी व्यक्ति शायद है कि उसने ना सुना हो भैया अभी सुन लो। एक फाइटर था ब्रूस ली, नाम सुना था? उसके हाथों में इतनी तेजी थी, ऐसा मैंने तो देखा नहीं उसको, हालांकि मूवी वगैरह पे कुछ देख रखा है थोड़ा बहुत उसको। कहते हुए 1 सेकंड से भी कम समय में किसी दूसरे व्यक्ति के हाथ में रखे सिक्के को उठा लेता था और आदमी जान तक नहीं पाता था कि कब उसके हाथ से सिक्का निकल गया। आप सिक्का लिए खड़े हैं
और वो आपके हाथ से सिक्का निकाल लेता था और आप देख भी नहीं पाते थे कि कब उसका हाथ आया, सिक्का निकाला, चला गया। अर्थात उसकी स्पीड बहुत तेज थी और वो एक चेन में फंसी 2 डंडियों में, जिसको नॉन चाक बोलते हैं, उसको इतनी तेज चलाता था कि अगर आप उसके पास गोलियां भी चला दो, लोग कहते थे, तो गोलियों की अधिक से अधिक मात्रा उसी रॉड पर टकराकर वापस लौट जाती थी। इतनी तेज चलाया देता था। ज्यादातर जो पार्टिकल होते थे, एनर्जी देने भी आए थे, वो उसी से टकराकर वापस लौट जाते थे। इतनी स्पीड में चलाता था कि एक सरफेस बन जाती थी। सेम उसी प्रकार इलेक्ट्रॉन भी इतनी स्पीड में घूमता है कि वो चारों ओर परमाणु के एक सरफेस बना लेता है और उस सरफेस में हर क्षण वो पूरी सरफेस पर विद्यमान है। एक क्षण में वो पूरी सरफेस पर घूम आया, और जब एक क्षण में पूरी सरफेस से घूम आया तो उस क्षण में पार्टिकल चाहे जहां से आएगा, लेकिन टकराएगा केवल आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन से ही। इसलिए जब भी कभी परमाणु से इलेक्ट्रॉन को बाहर करना हो, आप आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन को ही परमाणु से कहां करोगे? बाहर। इतनी बात को समझने के बाद कोई भी व्यक्ति कहे कि अंदर का इलेक्ट्रॉन परमाणु से बाहर जा सकता है? नहीं भैया, पहले बाहर वाला जाएगा, वो निकल जाएगा, इसके बाद अंदर वाले सेल के इलेक्ट्रॉन बाहर जाएंगे, इससे पहले नहीं। सुनो आप जरा देखो। अब हेडिंग पर आ जाते हैं। आयनन विभव या आयनन ऊर्जा या आयनाइजेशन एनर्जी भी कहते हैं। परिभाषा को थोड़ा सा ध्यान रखने के लिए मैं जरूर कहूंगा, क्योंकि क्या होता है, आयनन विभव में कभी कभी कुछ गलतियां भी हो जाती हैं डेफिनेशन में, और टीचर इस बात को बिल्कुल पकड़ के बैठता है कि ये गलती आपने कर ली, नंबर नहीं देगा। लिखा है किसी तत्व की गैसीय अवस्था में उपस्थित परमाणु, कोई भी तत्व हो उसका परमाणु कौन सी अवस्था में होना चाहिए? गैसीय अवस्था में। यह बात ध्यान रखने वाली बात है। अगर कोई भी परमाणु आपके पास हो तो वो परमाणु कौन सी अवस्था में होना चाहिए? ना ठोस की अवस्था में होना चाहिए ना द्रव की। तो अगर कोई भी परमाणु आपके पास है जो कि गैसीय अवस्था में है और उससे आप एक इलेक्ट्रॉन को कहां निकालना चाहते हो? अच्छा, बाहर निकालने के लिए आपने उसको क्या दी थी? ऊर्जा दी थी। मैं कह रहा था ऊर्जा भाई बहुत माध्यमों में दी जा सकती थी, आपने कई प्रकार से एनर्जी दी थी, लेकिन आपने एनर्जी दी थी। और क्योंकि आपने एनर्जी दी थी और उस एनर्जी से क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन परमाणु से कहां निकल आया? तो आपने उस समय जो कम से कम ऊर्जा दी थी, या जिस कम से कम ऊर्जा को देकर परमाणु से इलेक्ट्रॉन को कहां निकाल सकते हैं? बाहर। तो उस कम से कम ऊर्जा की मात्रा को ही कहते हैं आयनन। इस बात को विशेष ध्यान रखना कि अगर आपको किसी परमाणु से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है तो आयनन विभव को निकालने के लिए परमाणु होना चाहिए गैसीय अवस्था में। फिर आप उस परमाणु को ऊर्जा दोगे और ऊर्जा की जितनी कम से कम मात्रा में इलेक्ट्रॉन परमाणु से बाहर आ जाएगा, ऊर्जा की उसी मात्रा को हम लोग कहेंगे आयनन विभव या आयनन ऊर्जा या आयनाइजेशन एनर्जी। एक और बात ध्यान रखते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी को आई से लिखते हैं, लेकिन किसी भी परमाणु में उपस्थित बहुत सारे इलेक्ट्रॉन रहते हैं और उन इलेक्ट्रॉनों में से एक बात तो बिल्कुल कंफर्म याद कर लो। देखो ये लिखा हुआ है, अगर हम लोग पहला इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते हैं तो पहले इलेक्ट्रॉन को निकालने में जितनी ऊर्जा लग जाएगी उसे कहेंगे प्रथम आयनन विभव, और उसे लिखेंगे आई फर्स्ट से। अगर किसी तत्व के परमाणु में से आपको लगता है हम पहला इलेक्ट्रॉन निकालने जा रहे हैं, पहले इलेक्ट्रॉन को निकालने में जितनी ऊर्जा लगेगी प्रथम आयनन विभव। दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने जाते हो तो जितनी एनर्जी निकलती है लगती है उस एनर्जी को कहते हैं Ie2 द्वितीय आयनन विभव। तीसरा इलेक्ट्रॉन निकल दे, तीसरा इलेक्ट्रॉन कब निकलेगा? जब 2 इलेक्ट्रॉन पहले से ही क्या हो जाएंगे? बाहर हो चुके होंगे। तो तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालने की आवश्यकता पड़ेगी और उस दौरान इलेक्ट्रॉन को दी गई ऊर्जा जिससे तीसरा इलेक्ट्रॉन परमाणु से बाहर ऊर्जा आ जाए Ie3 से लिखते हैं तृतीय आयनन विभव। अब कहोगे सर जी चौथा इलेक्ट्रॉन का हम पहले से जान गए, Ie4 लिखेंगे, लेकिन नॉर्मल कंडीशन पर 4 इलेक्ट्रॉन किसी परमाणु से निकाल देना अपने आप में बहुत ही कठिन है। कहोगे सर जी कठिन क्यों है? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन के निकलने के तुरंत बाद परमाणु जो है वो अपनी फील्डिंग टाइट कर देता है इलेक्ट्रॉनों के प्रति। कहता है एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, अब वो बाकी इलेक्ट्रॉनों पर पकड़ कैसी कर लेता है? मजबूत। जैसे 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए तो परमाणु को और भी शक हो गया, परमाणु ने इलेक्ट्रॉनों को और भी मजबूती से पकड़ना स्टार्ट कर दिया। इसलिए तृतीय आयनन विभव को निकालने के लिए, तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी और भी
ज्यादा। चौथा इलेक्ट्रॉन निकल जाए, नॉर्मल कंडीशन पर तो अधिकांश एलिमेंट में यह संभव ही नहीं है कि उससे 4 इलेक्ट्रॉन निकाल सको, लेकिन कुछ एलिमेंट हैं जिनसे 4 निकल सकता है, लेकिन नॉर्मल सभी पर कंडीशन पर अवेलेबल नहीं है। एक सामान्य परिस्थिति के आधार पर किसी भी तत्व के परमाणु के लिए प्रथम आयनन विभव का मान सबसे कम होता है, उससे अधिक होता है द्वितीय आयनन विभव का मान, उससे अधिक होता है तृतीय आयनन विभव का मान, और उससे भी अधिक होता है चतुर्थ आयनन विभव का मान, यदि संभव हुआ तो। और संभव नहीं हुआ तो भैया उसको भी छोड़ देंगे चौथे वाले को। तो एक तो इस कंडीशन को भैया हमें तैयार करके रखना है। अब आ जाते हैं हम लोग अपने परिवार की सदस्यों पर। अच्छा, एक काम करते हैं, परिवार के सदस्यों पर तो बाद में आते हैं, पहले इस क्रम को तोड़ने वाला एक नियम पढ़ लेते हैं। और उससे भी पहले पढ़ते हैं आखिर क्यों एक इलेक्ट्रॉन के निकल जाने पर परमाणु अपनी फील्डिंग टाइट कर देता है और दूसरे परमाणु उस परमाणु से दूसरे इलेक्ट्रॉन को निकलने नहीं देता है। सुनो, इधर आ जाओ, देखो इसको, देखो कैसे क्या है ना, इससे अच्छे भला हो जाता है कभी कभी, और आप रीजन भी जान जाते हो। बाकी रीजन नहीं जानना चाहते थे तो कोई बात नहीं थी। देखो, एक परमाणु है, ये उसका परमाणु का क्या है, नाभिक। उसमें नाभिक में 10 प्रोटॉन है, कहोगे सर न्यूट्रॉन, अरे न्यूट्रॉन मत बनाओ, जिसकी जरूरत है उसकी बात करेंगे। अच्छा, 10 प्रोटॉन पर 10 धनावेश हो जाएगा, और मैंने माना इसके पास 3 कक्षाएं हैं या 2 कक्षाएं हैं, और उन 2 कक्षाओं पर मिलाकर के इलेक्ट्रॉन भी 10 हैं। सोचने वाली बात है, इलेक्ट्रॉन पर कैसा आवेश होता है। अच्छा, जल्दी से सोचो इस बात को, क्या ये 10 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर नहीं खींच रहे होंगे? अगर खींच रहे होंगे और आपको यहां से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है, आपको इतनी एनर्जी लगानी पड़ेगी। कितनी एनर्जी? जितनी ये अंदर लगा रहे हैं उससे ज्यादा, तब तो इसको बाहर खींच कर ले जा पाएगा। सोचो, जितनी एनर्जी से अंदर ये खींच रहा है, अगर उससे कम ऊर्जा से ये बाहर की ओर खींचोगे, क्या इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा कभी? अब ध्यान से देखना इसको। अभी 10 लोग अंदर हैं, बाहर के 10 लोगों को अंदर की ओर खींच रहे हैं। फिर तुमने इस सिचुएशन को चेंज कर दिया, तुमने 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, अब बाहर इलेक्ट्रॉन कितने बचे? 9। अच्छा, अब ये सोचो, पहले वाली पोजीशन से कंपेयर करें। अब अंदर सदस्य ज्यादा हो गए हैं और बाहर सदस्य कैसे हो गए? जब अंदर सदस्य ज्यादा हो गए कि तो अंदर की क्षमता तो भी बढ़ गई। अगर रस्सी से पकड़ के 9 लोगों को वहां खड़ा कर दी जाए और रस्सी से पकड़ के 9 लोगों को यहां खड़ा कर दिया जाए, अब आप खुद समझते हो पकड़ कहां की मजबूत है, अंदर की ओर। तो जब अंदर की ओर और ज्यादा पकड़ मजबूत हो गई, तो अब इलेक्ट्रॉन को बाहर करना तो और भी कठिन हो गया। सोचो, 1 इलेक्ट्रॉन अगर और निकल जाए तो इलेक्ट्रॉन कितना बचेगा? अब अपने मन से इस बात को सोचो तुम कि क्या अब फील्डिंग अंदर की ओर और टाइट नहीं हो गई है? अब तो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना उससे भी कठिन हो गया है, और इतना कठिन हो गया है कि इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए अब तो एनर्जी बहुत ही ज्यादा लेनी पड़ेगी। तो पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कम एनर्जी, दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ज्यादा एनर्जी, और तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए तो और भी ज्यादा ऊर्जा की मात्रा की आवश्यकता होगी। तो ये वाली बात तो यहां समझ गए। एक बात को और समझ लो आज के लिए। क्या बात समझोगे? यदि किसी परमाणु के इस उपकोष में 1 या 2 इलेक्ट्रॉन है, तो परमाणु उस अवस्था पे स्थायी होता है, टिकाऊ होता है। पहली चीज, यदि किसी तत्व के इलेक्ट्रॉन पर p से खत्म हुए या p उपकोष पर है, तो p उपकोष में उपस्थित होते हैं 3 ऑर्बिटल, और ये तब स्थायी होता है, परमाणु को करता है, जब इलेक्ट्रॉन या तो 3 होते हैं या कितने होते हैं? 6। जानते थे क्या ये पुरानी बात? डी उपकोष कब स्थायी होता है? 1 2 3 4 5, जब इलेक्ट्रॉन 5 होते हैं, या इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 10। और एफ वाला उपकोष तब एलिमेंट्स को स्थायी करता है, एक तो ऑर्बिटल 7 2 3 4 5 6 7, इलेक्ट्रॉन 7 होते हैं, या इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? इस कंडीशन पर तत्व का परमाणु स्थायी रहता है। तो सर जी ये बात हमको क्यों बता रहे हो? इसको बेटा आज जाके तैयार करो, कल हम लोग इस बात को पढ़ेंगे कि आखिर ये क्यों बताया गया है। तो इसको जल्दी से नोट कर लेते हैं, बाकी की पढ़ाई होगी फिर नेक्स्ट क्लास पे।